नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की श्रृंखला में हम एक नया एनालिसिस देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा है वो आपकी 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इस 12 अगस्त में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो आपको पहले बता दिया जाए दोस्तों, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल है ये आपका 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, जिनमें से आपकी पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रहने वाली है और दोस्तों दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहने वाली है। तो दोस्तों आज आपको बताया जाए कि 12 अगस्त को आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम नहीं हुआ था, कोई टेक्निकल कारण होगा, उसका कोई कारण पता नहीं चला है, जबकि 12 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। दोस्तों सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास शानदार से साबित होने वाली है। और दोस्तों इसमें आज हम जीएस जीके का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों जीएस जीके का एनालिसिस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाली परीक्षा में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि आज का जो एग्जाम हुआ है जीएस जीके का, दोस्तों मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये 100% एक विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों से मैंने एनालिसिस लिया है, कई चैनल जो कि बहुत अच्छा यूट्यूब पर तैयारी करवाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, उन सभी का जो एनालिसिस लिया है उनका सभी का कहना है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि आज जो भी फर्स्ट शिफ्ट हुए उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में आज आपका मध्य प्रदेश जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, जो भी जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। लगभग 20 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसको हम एसएससी में कई बार कवर कर चुके हैं दोस्तों, एसएससी में कई बार कवर कर चुके हैं और एसएससी के लिए ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, एसएससी के लिए भी ये आपका फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में हमने कई बार बताया है कि दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों कह रहा है कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। आगे कह रहा है दोस्तों यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप जो कि नृत्य, संगीत और नाटक का संगम होता है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होती है। इस नृत्य शैली का नाम नृत्य नाटक की लंबी और सुप्रसिद्ध परंपरा से उद्भूत हुए। और कह रहा है दरअसल मध्य प्रदेश का जो कृष्णा जिला है, कृष्णा जिला का एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है कुचिपुड़ी, और उसी गांव से इसका उद्गम होने के कारण इस नृत्य का नाम रखा गया है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य। क्या रखा गया है? कुचिपुड़ी नृत्य रखा गया है। और ये मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये एमपी कांस्टेबल में आज पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो सेकंड लार्जेस्ट अगर रिवर की बात की जाए तो दोस्तों ये आपकी हो जाती है गोदावरी। कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। अगर बात कर लें दोस्तों गंगा के बाद दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, और गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ये कई बार एसएससी भी पूछ चुका है और ये आपका एज इट इज एमपी पुलिस ने पूछ लिया। आगे कह रहा है दोस्तों यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के राज्यों में बहती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी की कई सहायक नदियां हैं जिनमें से आपकी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बैनगंगा और पेनगंगा आदि नदियां शामिल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऐसा क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से कोई संबंधित, तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कॉलेजियम द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है और उसे सांसद बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि वह ऐसा व्यक्ति जो सांसद बनने की योग्यता भी रखता हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो आयु और भारत का नागरिक होना चाहिए, इसको दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आगे आपसे कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो होते हैं वो बिना भारत के कोई कानून लागू नहीं हो सकता है। यानी कि भारत सरकार जो भी कानून बनाएगी पहले तो वो लोकसभा में लाएगी, फिर राज्यसभा में लाएगी, उसके बाद इसकी जांच कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर दोस्तों क्या होगा, इस कानून पर राष्ट्रपति के फाइनल हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति एक गणतंत्र भारत में होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
तो अगर बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति के बारे में, ये दोस्तों आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन या दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भारत की एक योजना थी। इसने भारत की दूध की कमी को दूर किया जा सके। क्यों शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1970 के दशक में दोस्तों क्या हुआ था, भारत में बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, भुखमरी फैल गई थी और बहुत ज़्यादा जो लोग थे वहाँ के उनको आवश्यक जो पोषक तत्व हैं शरीर वृद्धि के लिए वो नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण अमूल नामक एक कंपनी की स्थापना की जाती है गुजरात में, ठीक है। गुजरात के आनंदगढ़ में एक अमूल नामक कंपनी की स्थापना की जाती है और श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कह रहा है इसके तहत भारत के गुजरात राज्य में अमूल कंपनी की स्थापना होती है और श्वेत क्रांति के माध्यम से अमूल ने भारत को दूध और दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। तो वर्तमान में जो हम अपने भारत को देखते हैं तो ये दोस्तों भारत जो है ये भारत में विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, ठीक है। और याद रखेंगे श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। कह रहा है दोस्तों अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएलआर क्या होता है? क्या कह रहा है दोस्तों? एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर की बात कर लें दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात। ये कह रहा है दोस्तों यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले पास रख लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका रेपो रेट से भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन रेपो रेट से भी आया था, इसको याद रखेंगे। और रेपो रेट की दोस्तों अगर चर्चा कर लें तो याद रखेंगे जिस दर पर याद रखेंगे जिस दर पर आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंकों को लोन दिया जाता है। मान लीजिए ये रहा आपका आरबीआई, ठीक है, ये आपका आरबीआई है और ये आपकी क्या है? सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एसबी मान लेते हैं इसको, ये सेंट्रल बैंक है। देखिए ये जो लोन आरबीआई के द्वारा दी जाएगी, मान लीजिए ये लोन आरबीआई दे रहा है इसको, ठीक है। जब ये लोन देगा तो कुछ परसेंटेज आपका ब्याज लेगा। तो आरबीआई जब लोन देगा दोस्तों उसे कहेंगे रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि एक होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है दोस्तों सेंट्रल बैंकों के द्वारा जब आरबीआई को कर्जा दिया जाता है, सेंट्रल बैंकों के द्वारा जब आरबीआई को कर्जा दिया जाता है तो ये दोस्तों आपकी सेंट्रल बैंक आरबीआई से ब्याज लेती है, उस दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को अपने पास से बचे अधिशेष धन को जमा करते हैं उस ब्याज दर से अर्जित करते हैं। तो ये आपका होता है रिवर्स रेपो रेट। जबकि रेपो रेट जब आरबीआई सेंट्रल बैंकों को पैसा देगी तो क्या कहेगी? उसे इसको कहेंगे रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सत्रिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बात कर लेते हैं सत्रिया के बारे में दोस्तों, ये असम का से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये ना समझे कि ये केवल मध्य प्रदेश कांस्टेबल वालों के लिए, ये क्लास आप सभी के लिए जो भी तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर एमपी जीके का सिंगल क्वेश्चन पूछने को नहीं मिला, एमपी जीके का सिंगल क्वेश्चन नहीं मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल है? ये आपका पूरा एज इट इज एसएससी का कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे सत्रिया लोक नृत्य पूछा गया था जो कि असम राज्य से संबंधित है। आगे कह रहा है सत्रिया नृत्य असम का नृत्य है जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है। आगे कह रहा है असम के धार्मिक और सांस्कृतिक मनाने के ताने बाने का आधार है और यह नृत्य एक नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई थी। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को जाता है। ये नाम याद रखना है दोस्तों, श्रीमंत शंकरदेव को सत्रिया नृत्य का क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखनी है, जो भारतीय संगीत नाटक अकादमी है इसके द्वारा वर्ष 2000 में दोस्तों इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2000 में आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था सत्रिया को। और दोस्तों याद रखेंगे भारत का लेटेस्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका सत्रिया ही है, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी भी पूछ चुका है, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम से। किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत की एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उन्होंने भरतनाट्यम के पुनर्जागरण के रूप में नेतृत्व किया था और मद्रास में यानी कि जैसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। दोस्तों ये आपकी एनी बेसेंट से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी। किससे? एनी बेसेंट से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी और इन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इन्हीं से प्रेरित होकर की थी। जिस प्रकार एनी बेसेंट ने थियोसॉफिस्ट थी एक, उसी प्रकार ये चाहती थी कि जो आपका कला का क्षेत्र होता है यानी कि जो आपका आर्ट का क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसलिए रुक्मणी देवी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है और इनको भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो अगर बात कर लेते हैं वंदे मातरम समाचार पत्र के बारे में, तो दोस्तों इसका जो संपादन था याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो संपादन
संपादन था ये श्री अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। श्री अरविंदो घोष ने दोस्तों वंदे मातरम समाचार का क्या किया था, संपादन किया था, और वर्ष 1905 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसकी जो वंदे मातरम पत्रिका थी इसका संपादन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था, जबकि 1906 में पहली पत्रिका शुरू की गई थी। ठीक है, ये मान लीजिए कि विकसित की गई थी, कह सकते हैं जनता के माध्यम में 1906 में ये पत्रिका पहुंची थी, जबकि 1905 में इसका संपादन शुरू हो गया था। आगे कह रहा है दोस्तों, यह पत्रिका कोलकाता के पाल प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित की जाती थी। हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछता है। तो किस प्रिंटिंग प्रेस से दोस्तों, वंदे मातरम आपकी पाल प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता से आपकी की जाती थी। ठीक है, और ये दोस्तों बिपिन चंद्र पाल से संबंधित पत्रिका भी थी। ठीक है, याद रखेंगे जो इसकी कंपनी थी ये पाल प्रिंटिंग प्रेस, ये आपकी कोलकाता में बिपिन चंद्र पाल की थी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था पेनिसिलिन किस कवक से बनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक होता है आपका, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक होता है, और इसी कवक से दोस्तों आपका पेनिसिलिन बनाया जाता है। कह रहे दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रीन गोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से प्राप्त किया जाता है। और फ्लेमिंग के अनुसार सबसे पहले याद रखेंगे जो पेनिसिलिन का आविष्कार है या फिर खोज है ये आपकी फ्लेमिंग ने की है। पहली बार इसका प्रयोग के रूप में पता लगाया था। एक पेनिसिलियम गोल्ड एक जीवाणुरोधी पदार्थ स्रावित करता है, और सबसे पहले इसका सक्रिय पदार्थ में शामिल किया जाता है। 1928 में पेनिसिलिन इसे नाम दिया गया था। यह भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन किस कवक से बनता है, पेनिसिलियम नोटेटम, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें दोस्तों आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है, और आंखों में इस दोष के कारण दूर के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और अनंत की रखी हुई वस्तुओं में चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने के पश्चात नेत्र को दूर की बिंदु चलनी हुई प्रतीत दिखाई देती है। यानी दोस्तों याद रखेंगे जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी तक आप लोग समझते थे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। याद रखेंगे जो निकट दृष्टि दोष है इसमें आपकी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कह रहा है निकट दृष्टि दोष को किसी भाषा में मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का एक अन्य नाम है जिसे मायोपिया कहते हैं। इसको दूर करने के लिए चीजों के रूप में दूर की चीजों को देखने में स्पष्ट रूप से परेशानी आती है। मायोपिया आंख की पुतली आईबॉल में आकार बढ़ने की प्रतिबिंब में रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बन जाता है। यानी कि जब पुतली की आकार बढ़ जाता है तो इस कारण जो प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बनता था वो उसके रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बन जाता है। इस कारण हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी, जबकि जो आपका दूर दृष्टि दोष होगा उसमें आपको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था जिन पौधों की जड़, तना और पत्ती नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी जड़, तना और पत्ती नहीं होती है ऐसे पौधे दोस्तों कहलाते हैं आपके ब्रायोफाइटा। क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शैवाल और ब्रायोफाइटा पादप शरीर में थैलाइड के रूप में दर्शाते हैं। वे थैलोफाइटा समूह के हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में विभेदित पादप शरीर से होता है, और फेनरोगम बीज का उत्पादक पौधे होते हैं। कह रहा दोस्तों स्प्रोग्रा, ठीक है, ये लिखा है स्प्रोग्रा, बत्रा, लमिनेरिया, फुक्कस, थैलोफाइटा के कुछ उदाहरण है, याद रखेंगे। और कह रहा है दोस्तों ब्रायोफाइटा के पौधे समुदाय में उभयचर वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जिन पौधों में जड़, पत्ती, तना नहीं होते ब्रायोफाइटा होते हैं। और दोस्तों होते कैसे हैं, ये उभयचर पौधे होते हैं। ठीक है, उभयचर पौधे, ऐसा भी याद रखना है आप लोगों को। आगे रहा दोस्तों कोई जड़, पत्तियां, तना नहीं होता है, और मांस और लीवर वर्ड्स इसमें समूह में संबंधित होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों संविधान सभा में दलित वर्ग से कौन संबंधित था। तो याद रखेंगे संविधान सभा में एकमात्र महिला दलित थी जिनका नाम था दोस्तों दक्षायणी बेलायुधन। क्या नाम था दोस्तों, याद रखेंगे दक्षायणी बेलायुधन इनका नाम था, और ये कोचीन केरल से संबंधित थी। ठीक है, कोचीन केरल से संबंधित थी, और दक्षायणी बेलायुधन इनका नाम था, संविधान सभा में दलित वर्ग से संबंधित थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य थी दक्षायणी। ठीक है, सबसे युवा सदस्य पूछ लेगा तो भी दक्षायणी थी। उनके व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन में तत्कालीन केरल में मौजूद जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और दक्षायणी पुलाया समुदाय से आती थी। इनका एक समुदाय था पुलाया समुदाय। कह रहा है बंटवारे के बाद
कुल सदस्यों में 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे, जिनमें से 229 चुने गए थे। वहीं 70 को मनोनीत किया गया था, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या आपकी 15 थी। तो जो संविधान सभा है दोस्तों, इसमें 15 महिलाएं थी और अनुसूचित जाति के 26 लोग और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य चुने गए थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा केरल से। कहां से? केरल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है, ठीक है। और हिंदू पौराणिक गाथा में दिव्य मोहिनी केरल के शास्त्रीय एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको हम कई बार बता चुके हैं आपके। इसकी उत्पत्ति दोस्तों 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। जो मोहिनी अट्टम है इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी नृत्य के रूप में भगवान विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम से मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी याद रखना है, डॉक्टर सुनंदा नायर के बारे में। ये मास्टर डिग्री हासिल करने वाली मोहिनी अट्टम में पहली महिला थी और इन्होंने मुंबई जो आपकी यूनिवर्सिटी थी वहाँ से क्या ये डिग्री हासिल की थी, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों हमने आपको एक कहानी बताई थी कि जो भगवान विष्णु थे, अभी हमने कल आपको कुछ गलत बता दिया था। उसमें बताया था कि दोस्तों वहाँ पर जब भगवान विष्णु जो आपका क्या बांट रहे थे दोस्तों, विष बांट रहे थे, ठीक है, राक्षसों में। वो कहानी नहीं थी। ये कहानी मोहिनी अट्टम की उससे संबंधित है जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था। क्या दे दिया था? भस्मासुर को भगवान शिव वरदान दे देते हैं और भस्मासुर से कहा था जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर चाहता था कि वो प्रैक्टिकल करे और प्रैक्टिकल करने के लिए उसने भगवान शिव को ही खदेड़ लिया। तो भगवान शिव ने जो भगवान विष्णु थे उनसे शरण मांगी थी और दोस्तों भगवान विष्णु ने मोहिनी नृत्य करके भस्मासुर को भस्म किया था, ठीक है। वही नृत्य दोस्तों मोहिनी अट्टम में किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर या तो आपको मिस्र की सभ्यता दी गई होगी, मिस्र की सभ्यता से संबंधित एक स्थान दिया गया था। यहाँ पर मिस्र की सभ्यता से संबंधित एक स्थान दिया गया था जो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। या फिर दोस्तों एक दिया गया होगा आपको मेसोपोटामिया, ठीक है। क्या दिया गया होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई ना कोई स्थल दिया गया होगा। ये भी आपका हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए दोस्तों, नॉर्मल इसकी जानकारियां हैं। 1921 में इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा। आगे दोस्तों याद रखना ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी ये, इसको भी याद रखना है, ठीक है। विश्व की पहली सभ्यता थी और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? याद रखेंगे, मातृ देवी की। मातृ देवी की यहाँ पर पूजा की जाती थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर स्थापना के बारे में पूछा था। याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे लंदन में। याद रखेंगे ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों के गवर्नर और कंपनी, जिसके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखकर नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक कंपनी थी जिसकी स्थापना लंदन के व्यापारियों के द्वारा की गई थी और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहा है कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने आता है। और याद रखेंगे जहांगीर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसमें अंग्रेजों में सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी गई। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायी कारखाना स्थापित किया और 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति से संबंधित एक प्रश्न। तो यहाँ पर अगर 1857 की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई आपसे या तो स्थल से संबंधित पूछा गया होगा कि यहाँ पर कौन सी स्थल से किसने नेतृत्व किया, या तो दोस्तों ये पूछा गया होगा यहाँ पर कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जो थी इसमें मेरठ से यहाँ से शुरुआत होती है और पहला व्यक्ति हुआ था जो मंगल पांडे नामक पहला व्यक्ति था जिसको इस क्रांति से पहले फांसी दी गई थी, ठीक है। क्या नाम था? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल यहाँ पर मिसटाइपिंग है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में आपका मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे नामक पहला व्यक्ति था जिसे क्रांति से पहले ही फांसी दी गई। और 10 मई को दोस्तों ये क्रांति मेरठ से प्रारंभ होती है और 11 मई को यहाँ पर ये क्रांति दिल्ली पहुँच जाती है और अंग्रेजों से दिल्ली अधीन में ले ली जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति है इस पर विभिन्न लोग थे जिन्होंने जहाँ से नेतृत्व किया, जिनमें से आपका झांसी आता है, ठीक है। क्या आता है? झांसी आता है। झांसी के अलावा आपका कानपुर आता है, ठीक है। क्या आता है दोस्तों? कानपुर आता है। और उसके अतिरिक्त दोस्तों आपका आता है क्या? याद रखेंगे कानपुर के बाद आपका लखनऊ आता है। क्या आता है? लखनऊ आता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था ये भी बताएंगे। और आगे आपका आता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली आता है, इसको भी याद रखेंगे। तो दिल्ली से दोस्तों था बख्त खां। कौन था? बख्त खां। याद रखेंगे बख्त खां जो कि जो आपका
वो था बहादुर शाह जफर दुती, उसी का सेनापति था। लखनऊ से थी आपकी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बेगम हजरत महल आपकी लखनऊ से थी। कानपुर से दोस्तों आपके नाना साहब थे। कौन थे? कानपुर से नाना साहब थे। ठीक है, और आपकी झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट थे। इसके अतिरिक्त आपका बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। और इससे पहले यदि आपको बता दूं, यदि एमपी पुलिस के बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और एवं तर्क शक्ति, ठीक है, ये आपका 35 से 40 नंबर का आता है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता आपकी 30 नंबर की आती है। विज्ञान और सरल अंकगणित आपका 30 नंबर का आता है। विज्ञान के 10 क्वेश्चन यहाँ पर निश्चित होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। एग्जैक्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, तो इसको, ये सारा का सारा एमपी पुलिस का सिलेबस था, इसको भी याद रखना है आपको। इसी सिलेबस को याद रख करके तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सेशन को एक बार से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते रहिए जीएस बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।